ठीक है, let's start. Everyone will probably join. We have stopped at page 100 yesterday. Right. We were at Gati Shakti, right? पेज नंबर 102 वो लीड्स का रिपोर्ट हो गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है. Right. Correct. वो ठीक है, we have पीएम to गति start शक्ति from का wages. पीएम गति शक्ति का मैंने सर्च किया था तो उसका जो मतलब डीपीआईआईटी एम्पावर्ड कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी वही मॉनिटर करेगा वो पीएम गति शक्ति का प्रोजेक्ट पूरा. Right. हाँ ठीक है. हाँ, लीड्स का भी हो गया, कल हमने देख लिया. एंड ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज हो गया क्या कल? नहीं वो ये नहीं हुआ था. ठीक है. सो कॉमर्स मिनिस्टर अनवील्स प्लान फॉर फ्रेट स्मार्ट सिटीज. इसमें कोई क्वेश्चन? ये जस्ट प्लान है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब रिड्यूस करनी है इसमें. तो सिटी लेवल पे लॉजिस्टिक कमिटी बनाई जाएगी और अलग अलग मतलब ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जैसे कि इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन फास्टैग और ई वे बिल हमने इंटीग्रेट किया था. इसी की वजह से था कि मतलब इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी लेकिन जो रेड टैपिज्म वगैरह होता था वो कम होगा उसमें. तो ई वे बिल मतलब वही है कि जो इंटरस्टेट ट्रेड होगा, राइट, इंटरस्टेट करेक्ट. ट्रेड 50,000 रुपीज़ के आसपास मतलब अबव होगा तो उसको ई वे बिल मतलब जनरेट करना पड़ेगा. और फास्टैग वही जो मतलब ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है जो ऐसे RFID टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो चिप से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है पेमेंट. तो वो राइट. अभी इंटीग्रेशन कर दिया है गवर्नमेंट ने. तो राइट. ऐसे छोटे छोटे मेजर्स लिए गए हैं जो फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ के लिए जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो सके. राइट. ठीक है. तो ये इन कोलैबोरेशन विद GIZ अंडर इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड RMI इंडिया. ये शायद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट हम बाकी बहुत सारी स्कीम्स में भी देखा होगा. आई डोंट रिमेम्बर राइट नो, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है. ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ नेक्स्ट पेज चलते हैं. ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं था उस आर्टिकल. राइट. तो स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल, इस पे क्वेश्चंस? स्पेशल पर्पस व्हीकल एक लीगल एंटिटी होगी और कंपनी भी बोल सकते हैं उसे. तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बनाई जाती है. कोई प्रोजेक्ट होगा तो स्पेसिफिक वो कंपनी के अंडर वो फंक्शन करेगी. और ये जो है राइट. वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है. तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. राइट. ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये है कि activities or assets are distanced in the new entity and the SPV, so investors or lenders feel more comfortable. मतलब हाँ वही, it's not assets are not tied with the company, right? Separates the risk and free up capital. ठीक है. नेक्स्ट इज टॉल ऑपरेट ट्रांसफर. ये क्या है?
ये मतलब जो ऑलरेडी रोड्स वगैरह जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के, तो ये गवर्नमेंट लीज पे देगी प्राइवेट प्लेयर, मतलब प्राइवेट प्लेयर को। तो आई थिंक हाँ वो, और जो मैक्सिमम अपफ्रंट अमाउंट कोट करेगी ऑक्शन में, तो जो मैक्सिमम होगी तो वो उसको गवर्नमेंट दे देगी, वो टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, मतलब उसमें टोल कलेक्शन करेगी वो प्राइवेट प्लेयर, ऑपरेट भी करेगी, और एक मिनिमम जो मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो गवर्नमेंट के ट्रांसफ़र कर देगी। मतलब आई थिंक ये इसी लाइन पे है क्या, अपना नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसी तरह है ना ये, मतलब लीज पे देंगे गवर्नमेंट। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। लेकिन ये स्पेसिफिक मॉडल है, वो अलग सी स्कीम है ऐसे, मतलब। आई डोंट मतलब आई एम नॉट गेटिंग हाउ इट इज रिलेटेड टू मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, किसी को पता है क्या? नो नो नो, ऐसे इसी तरह ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि उसी में भी, उसमें भी हम लीज पे देंगे, गवर्नमेंट लीज पे देगी जो कोर एसेट्स है गवर्नमेंट के। यस। तो एक स्पेसिफिक मॉडल है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। मतलब जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम अपफ्रंट अमाउंट, नहीं वो अलग है, उसमें शायद सिर्फ मतलब मैनेजमेंट राइट्स ट्रांसफर होंगे, ओनरशिप रिटेन करेगी गवर्नमेंट, वो तो अलग चीज है। हाँ करेक्ट करेक्ट। ठीक है। सो एक बार हाँ देख मैं लेते हैं। वही बोल रहा था कि अलग ही है, लेकिन इसी लाइन पे, मतलब वहाँ पे भी लीज पे देंगी, यहाँ पे भी लीज लीज पे पे देते हैं, राइट। हाँ। राइट। राइट। सो basically right of collection of fees for projects is given, uh, constructed through public funding shall be assigned for predetermined concession period uh, to the concessioners against upfront payment to NHA. तो राइट, ये लोग अपफ्रंट पेमेंट देंगे, लाइक कंसेशनर्स विल गिव अपफ्रंट पेमेंट टू एनएचए, and the right to collect taxes will be given to the concessioners, and operation and management obligations are with the concessioner. तो कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, पूरा कंसेशनर्स के हाथ है. So this is toll operate transfer. Then there is build operate transfer. ये क्या है? सो यहाँ पे इट्स ऑलरेडी बिल्ट टॉल ऑपरेट ट्रांसफर में, एंड ओनली द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर. यहाँ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड भी वही लोग कर रहे हैं, प्राइवेट एंटिटी इज बिल्डिंग इट, designing it and operating the road, and then it is transferring it back to the government after some time. So NSA revised model concession agreement under which revenue potential of a project would be reassessed in every 5 years. So हाँ, revenue potential every 5 years is it is reassessed during the concession period as against the every 10 years right now. तो इन्होंने कम कर दिया है revenue potential, so that मतलब uh, like if they are able to recover probably in less time itself, तो शायद जल्दी ट्रांसफर करेंगे वापस, समथिंग लाइक दैट मे बी. बट वॉट एवर इट इज, इनका रीअसेसमेंट कम किया गया है एवरी 5 years ना. दिस इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर. इस पे और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? दीप्ति, सभी को आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा सा इसमें, एच ए एम हाँ ई हाँ, पी सी का। अपन तो आगे चलते हैं। आई मीन अगर किसी को किसी मॉडल के बारे में आइडिया ना हो तो वो अलग से पूछ लेगा, ठीक बट है. नहीं तो अपन आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, देन देयर इज ईपीसी मॉडल, मतलब इस पे किसी को क्वेश्चंस पूछना है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बस बता दीजिए। तो ये हाइब्रिड मतलब इट्स अ एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या हो हाइब्रिड रहा ऑफ. था, हाँ, हाँ हाँ गो ऑन रेमंड. हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि क्या हो रहा था कि जनरली जो रोड्स है वो बीओटी मॉडल से बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे अभी एमसीए भी लिया है, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे कि कम से कम गवर्नमेंट को लॉस हो, क्योंकि जो बीओटी मॉडल है उसमें वो बना रहा है, डिजाइन कर रहा है, ठीक है,
EPC इज अ बेटर मॉडल फॉर गवर्नमेंट बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट पहले से पैसा दे देती, बोलते इतने पैसे में बनाओ तो ठीक है, नहीं तो आप फिर छोड़ दो, राइट। और ये छोड़ने वाला तो क्लॉज कभी रहता नहीं है, ठीक है, आपको बनाना ही पड़ता है। सो ईपीसी मॉडल्स कम ही ऑप्ट हो रहे थे जो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। जो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मतलब वो है बेनिफिशियल, वो बीओटी है, बट उसमें आ जाता है टोल। टोल कलेक्शन बहुत हाई रहता है, राइट। टोल कलेक्शन इज बेसिकली इट्स द रिजल्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ द सीड्स दैट दे हैव सोड। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था, दे वांटेड टोल, बट गवर्नमेंट जनरली 10-15 ईयर्स में टोल निकाल लेती थी। सो अब दोनों ही मॉडल्स के अंदर जो सबमिशंस थे वो कम हो रहे थे। सो गवर्नमेंट बॉट दिस न्यू मॉडल विच इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये मिक्स है बीओटी और ईपीसी का, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पहले तो 40% फंड रिलीज कर देती है एंड दिस गोज अकॉर्डिंग टू ईपीसी। तो वो कंपनी बनाती है और पूरा कंस्ट्रक्ट कर देती है उस 40% के अंदर, एंड एट द सेम टाइम उसे टोल फी कलेक्शन अलाउड है, राइट। तो अगर उसने कंप्लीट कर लिया तो वो बीओटी पे स्विच कर सकती है। अब इसके बाद उसे सबमिट करना पड़ता है कि जो हमने बनाया है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशंस। और जैसे एमसीए हर 5 साल में रेवेन्यू पोटेंशियल गवर्न करती है ना, रीअसेस करती है, सिमिलरली इसमें 5 साल तक गवर्नमेंट रीअसेस करती है कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वेदर इट इज टू द क्वालिटी और नॉट, एंड इट इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू अगर कुछ डिप्रिसिएशन है या फिर कुछ लॉस हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, सो वो लिमिट्स के अंदर है कि नहीं, और वाइट मतलब इन द सेंस कि लीगल है कि नहीं, राइट। तो 40% पहले रिलीज कर देते हैं, जो 60% है ओवर द 5 years हर एक साल गवर्नमेंट रिलीज करती है, सो दैट जो टोटल कॉस्ट लगा है, राइट, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने में वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट बोर्न कर ले। एट द सेम टाइम इन 5 सालों में जो सर्विस दे रही है प्राइवेट कंपनी, वो अपने टोल कलेक्शन के थ्रू कमाते रहे। एट द एंड ऑफ द 5 years गवर्नमेंट हैज रिलीज 100% of the money that they have sanctioned for the project to the company। तो कंपनी ने जो पैसा लगाया था वो पूरा का पूरा उन्हें मिल गया, जो उन्हें टोल से पैसा कमाया था वो वही रखती है, एंड देन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज ट्रांसफर्ड बैक टू गवर्नमेंट, जो अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को टीओटी मॉडल में किसी और प्लेयर को या उसी प्राइवेट प्लेयर को वापस से असाइन कर सकती है। थोड़ी लंबी कहानी हो गई, आया क्या समझ में? नाइस एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। राइट। हिमांशु क्लियर हुआ क्या थोड़ा बहुत? यस, थैंक यू। ठीक है, और एनी क्वेश्चंस फॉर बिल लीज ट्रांसफर? मतलब नाम में ही है बिल्ड लीज एंड ट्रांसफर, ठीक है। दिस इज लाइक ट्रांसफर आफ्टर द रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, देन देयर इज लीज डेवलप ऑपरेट ट्रांसफर। तो यहाँ ये जो लास्ट के 2 मॉडल्स है ना, मिलिट्री में ज्यादा यूज होते हैं, है ना। सो जनरली आप रोड में एनएचआई में नहीं पढ़ोगे, आप इसको बीआरओ साइड या फिर डिफेंस के उसमें ज्यादा पढ़ोगे, where they are constructing canteens or other sort of infrastructure within the canteens or cantonment areas, right। तो ये मिलिट्री में ज्यादा यूज होता है। however again ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी पार्टनरशिप मॉडल है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवेज, कैग रिपोर्ट ऑन इंडियन रेलवेज। इस पे क्वेश्चंस? क्या किस आर्टिकल में आता है? 148। हाँ करेक्ट। व्हाट इज क्रॉस सब्सिडाइजेशन? तो whatever profits they are gaining, मतलब freight charges हो या फिर all these things they are putting back into operations। इसमें तो हम एक सेक्शन पे ज़्यादा चार्ज करते हैं, जैसे कि हम मतलब रेलवे में देखा जाए तो हम जो फ्लाइट चार्जेस है जो मतलब वो बहुत ज़्यादा है इन द वर्ल्ड, बट वो मतलब वहाँ से ज़्यादा हम कलेक्शन करेंगे
और पैसेंजर को सब्सिडाइज करेंगे। तो मतलब एक सेक्शन से लेके दूसरे सेक्शन को बेनिफिट करेंगे। जैसे कि राइट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है। जैसे कि हम इंडस्ट्रियल मतलब और कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं और डोमेस्टिक पर्पस के लिए कम टैरिफ लगाते हैं, मतलब इसी को क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। राइट राइट ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? एक क्रॉस तो सब्सिडाइजेशन हमारे यहाँ रेलवे में ज़्यादा है ना इन द वर्ल्ड, मतलब फ्लाइट चार्जेस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। दैट्स वाई रोड नेटवर्क ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं इंडस्ट्री, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। राइट ठीक है। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर? रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंडिचर टू द रेवेन्यू अर्नड। ये हायर होना मतलब चाहिए या लोअर होना चाहिए, मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए? लोअर होना चाहिए। मतलब ऑपरेटिंग रेशियो टू द अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर तुम्हारा या फिर वर्किंग एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम हो रहा है, देन इट इज बैड फॉर दिस थिंग। ये वाला डिस्कस हो चुका है क्या? नहीं, आज तो ही हम कर रहे लोग हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप क्यों कर रहे हैं? मतलब पहले जैसा होता था, मतलब कि एक्सप्लेन करते जाते थे। एक्चुअली पीटी हमने ऐसे स्टार्ट किया है, लाइक यू नो यू विल बी रीडिंग अराउंड 20 पेजेस टारगेट रखा जाएगा पर डे। तो आप 20 पेजेस पढ़ के आएंगे और उसमें से लाइक यू नो वील डिस्कस इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ओके। राइट क्वेश्चन आंसर बट फॉर्मेट में रिटेंशन भी ज़्यादा होता है, अदरवाइज वो मतलब जस्ट लेक्चर की तरह नहीं, हो मैंने जाएगा ये फिर। वाला रीड नहीं किया है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। नो वरीज हिमांशु, मतलब we can like you know go a little bit slow also। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चंस इस पे? एक व्हाट इज क्वेश्चन था मतलब कैपिटल आउटपुट पॉलिसी रेशियो? का। हाँ, गो ऑन गो ऑन। वो अपन बोलते हैं ना जैसे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसमें कॉम्प्ट्रोलर वाला फंक्शन सेपरेट कर दिया था ना, तो मतलब ये पूछना था कि कॉम्प्ट्रोलर मतलब क्या होता था पहले, मतलब अकाउंट से सेपरेटेड बाय ऑडिटिंग ऐसा कुछ था मतलब। ये पढ़ा है क्या किसी ने? कैग का फंक्शन वैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग है, तो हमारे इसमें सिर्फ ऑडिटिंग होती है, देयर इज नो कंट्रोलिंग पार्ट। किसी को पता है कि कंट्रोलिंग क्या है? हाँ, कंट्रोलिंग जो पार्ट है ना वो आपकी पीएससी कमेटी देखती है, अकाउंटिंग का एक तरीके से देखे तो। कंट्रोलिंग का मतलब रहता है कि आपने जो अकाउंटिंग करी है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए हैं, वो स्टैंडर्ड की है कि नहीं। मतलब द क्वालिटी ऑफ दोस रिपोर्ट शुड बी टू अ स्टैंडर्ड एंड शुड बी वेरीफाइबल, है ना। थोड़ा साइंटिफिक जैसे हम पढ़ते हैं ना अपने ऑप्शनल में, वेरीफाइल या वेरीफाइबल, क्या बोला था मैं, सॉरी, वेरिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं साइंटिफिक मेथड्स की इन आर ऑप्शन, तो कंट्रोलर का सिमिलर फंक्शन रहता है। इट्स अबाउट वेरीफाइंग वेदर द रिपोर्ट दैट इज प्रेजेंटेड इज करेक्ट और नॉट एंड इज अप टू द मार्क। तो ये जो फंक्शन है हमारी पीएससी कमिटी देखती है, इसलिए इट इज जनरली कमेंटेड दैट जो कैग में सी है दैट is overseen by your PAC committee in parliament, while only A and G part is done under CAG. राइट ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? तो एक बार, हाँ, गो ऑन। बिहार में इंडियन रेलवे ने एक पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए, मतलब वो पेंटिंग रेलवे पे
लगाना चालू कर दिया। तो कोई बता सकते हो कौन सी पेंटिंग है? बिहार की है वो? बिहार की है तो शायद मधुबनी होगी ना। आई एम ओनली गेसिंग। हाँ करेक्ट है, मधुबनी पेंटिंग है। राइट। ठीक है। सो ये एक बार देख लेना, 3 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है रेलवेज का। एक है जीबीएस, दैट इज जनरल बजटरी सोर्सेस, एंड इंटरनल रिसोर्सेस, एंड ईबीआर एक्सटर्नल बोरोइंग्स है। सो इसमें हाँ, व्हाट दे हैव सेड इज कि इनका इंटरनल रिसोर्सेज आर वेरी लेस, सो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन जीपीएस एंड ईबीआर, राइट। तो इतना ही है इसमें। इसमें और कोई क्वेश्चन है क्या, और शुड वी गो टू द नेक्स्ट वन? एंड हाँ, वन मोर थिंग इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो क्या है कैपिटल आउटपुट रेशियो? बैंकिंग में भी देखते हैं ना कैपिटल आउटपुट रेशियो। 1 ये यूनिट अमाउंट ऑफ कैपिटल कैपिटल रिक्वायर्ड। हम्म। 1 यूनिट कैपिटल प्रोड्यूस करने में कितना इनपुट लग रहा है, तो वो जितना हाई होगा उतना बैड रहता है, लो होना चाहिए। हम्म। करेक्ट। 1 यूनिट आउटपुट के लिए कितना कैपिटल चाहिए? सो समथिंग लाइक दैट। ओके, देन हाँ, ये एक बार देख लेना। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, इसमें इंटरनल रिसोर्सेस है, लाइक रिसीट्स में बजटरी सपोर्ट एंड एक्सटर्नल एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट, एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। रेलवे सेफ्टी, इस पे कोई क्वेश्चंस? ठीक है। सो इसमें ये है कि एक तो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी रिव्यू के लिए खन्ना कमेटी है, एंड देयर इज अनदर हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू, काकोडकर कमेटी, एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज, ये सैम पिट्रोडा कमेटी, एंड देन देयर इज कमिटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ये जो हम पढ़ते हैं हमेशा, देब्रॉय कमेटी। तो ये 4 कमिटीज हैं। एंड या देयर इज कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। राइट। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड किसी को हाँ पता है क्या क्यों सेफ एविएशन के अंडर क्यों है ये? नो आइडिया। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, किसी को पता है तो बता दीजिएगा। ठीक है। सो दिस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड रेलवेज एक्ट 1989 के अंडर ये एस्टेब्लिश हुआ है, and it deals with safety of rail travel and travel operation, including investigations on serious rail accidents. So rail accidents का investigation भी। So ये this article is about also the same thing कि वेस्ट बंगाल में accident हुआ है, and so they want asked for investigation। तो ये this commission of railway safety does the investigation। ठीक है। then safety status of railway, इसमें देख लेना एक बार। हाँ, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए थ्रू रेलवेज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको कर्ब करने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया है? ऑपरेशन आहट। आहट, करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट। तो ये ऑपरेशन आहट टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये जो उसमें जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं ना टेरेन एरिया में, तो उसके लिए इंडियन रेलवे ने एक त्रिनेत्रा सिस्टम मतलब इनिशिएट कर दिया है, वो लॉन्च करेगी अभी। मतलब उसमें क्या होगा कि एक इंफ्रारेड एनहांस ऑप्टिकल और रडार जैसा लगा रहेगा ट्रेन के आगे। तो कहीं मतलब आगे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, मतलब
वो रेल की पटरी पे, तो वो मतलब कैच करेगी वो टेक्नोलॉजी, और वो फिर होगे वो लिए जाएंगे। तो इंडियन रेलवे लॉन्च कर रही है एक्सीडेंट राइट अवॉइडेंस के लिए। राइट, ठीक है। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष ये किस चीज के लिए है? सेफ्टी सेफ्टी रिलेटेड ऑपरेशंस। इट इज ट्रू, बट ये क्या है ना, ये जो क्लियरिंग बैकलॉग ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स, तो इसके लिए सेफ्टी रिलेटेड ही है, लेकिन बैकलॉग क्लियरिंग करने के लिए दे हैव ये कॉर्पस फंड ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर 5 years दिया गया है फॉर राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, ठीक है ना। एंड ये सब हमने पहले भी पढ़ा है। गो ऑन। एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, इंडिया हैज फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना? हाँ ट्रू है। फर्स्ट पे यूएसए आता है, फिर चाइना, देन रशिया, देन इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट। राइट, ठीक है। देन देयर इज रेलवे सेफ्टी फंड, ये किस लिए है? तो सारे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हटा के दे विल पुट रोड ओवर ब्रिजेस और रोड अंडर ब्रिजेस। सो ये सारे ऑल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स वर एलिमिनेटेड बाय 2019 itself, right? इसके these are replaced by road over bridges or road under bridges. Then there is conventional ICF coaches are replaced by LHB, that is Link Hoffman Bush, और या फिर विस्टा डोम, मतलब सारे नहीं, कुछ विस्टा डोम्स भी बनेंगे। एंड हाँ, तो सीसीटीवी सिग्नलिंग कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा। एंड देयर इज स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमिटी फॉर रेलवेज, इसका चेयरमैन होगा डीजीपी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी, ठीक है। स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमिटी फॉर रेलवेज है स्टेट लेवल के लिए, एंड द चेयरमैन विल बी डीजीपी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे कोई क्वेश्चंस? अदर रिफॉर्म्स इन रेलवेज? Who is father of Indian Railway? इंडियन रेलवेज नहीं पता, आप ही बता दो। लॉर्ड डलहौसी को कहा जाता है। करेक्ट करेक्ट कब करेक्ट। कब आई थी मतलब फर्स्ट रेलवे इन इंडिया? थाने, बॉम्बे टू थाने 1839, 1853 है ना? सॉरी 53। हु इज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मतलब किसको कहा जाता है? मेट्रोमैन, आई आई डोंट डोंट थिंक रिमेम्बर ऐसे नेम, क्वेश्चन खेल आएगा, थे, लेकिन सुब्रमण्यम ऐसा कुछ है क्या? क्या बोला Who आपने? is it? ई श्रीधरन ना? ई श्रीधरन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, रेलवे यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट। हाँ करेक्ट है। और एक रेलवे पे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी भी है ऑन रेलवेज, ये राज्यसभा के अंडर है या लोकसभा के अंडर है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ना, हाँ लोकसभा ऑन के अंडर ही होगा रेलवेज। शायद। हाँ करेक्ट है, लोकसभा के अंडर है। ठीक है। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? जो आईआरसीटीसी है ना, वो मतलब मिनी रत्न कमेटी है, मिनी रत्न स्टेटस है उसको।
ठीक है। ठीक है। हाँ, एनी फर्स्ट अदर क्वेश्चन? प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन कौन सी है? नो आइडिया। तेजस है ना शायद, तेजस एक्सप्रेस। ओके, राइट। गाइस बाकी लोग भी क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है। हाँ, भारत गौरव ट्रेन स्कीम क्या है? सो एज द नेम वही सजेस्ट, तो हाँ हाँ, गो ऑन स्वप्निल। वही वो हमारा जो कल्चर है वो शो करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जाएंगे। आई थिंक इसी के अंडर वो मधुबनी पेंटिंग लगाई है इंडियन रेलवे ने। राइट राइट, ठीक है। ये रेलवे टैरिफ कौन डिसाइड करता है? आईआरसीटीसी होगा ना? नहीं, आईआरसीटीसी तो सिर्फ कैटरिंग एंड टूरिज्म, मतलब वो कैटरिंग का वर्क संभालता है ना, अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था। ठीक है, आप ही बता दो। रेलवे बोर्ड है, रेलवे एक्ट के अंडर। वही मतलब इट हैज़ अथॉरिटी टू सेट फेयर्स एंड फ्राइट रेट्स। अभी गवर्नमेंट ने एक रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, लेकिन इसका काम है कि रिकमेंड करना जो भी रेट्स है राइट वो रिकमेंड करेगा, और जो रेलवे बोर्ड है ना वो मतलब फाइनल उसका से होगा उस पर। राइट राइट, ठीक है। ये नेक्स्ट पे चले ई क्या? श्रमिक यस ई यस यस, श्रमिक गो। कल्याण पोर्टल क्या है? हम्म, आप ही बता दो। ये इंडियन रेलवे का ही है। मतलब इसमें क्या है, स्पेशली जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है ना, तो उनके लिए बनाया गया है। और हम्म, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, राइट, सॉरी फॉर नॉइज गाइस, तो इसमें नो मिनिमम प्रॉब्लम। वेजेस जो एक्ट है ना उसको कंप्लीट करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया था। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है उनको इस पोर्टल पे रजिस्टर करना है, फिर वो उसका वैल्यूएशन करेगी गवर्नमेंट, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेमेंट करेगी। ठीक है, ये श्रमिक कल्याण पोर्टल मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के लिए था। और उसके आगे राइट। एक सिंगल सेंट्रल पेमेंट सिस्टम एक है ना, तो इस पे हमने पहले डिस्कस भी किया था। तो क्या होगा सेंट्रल पेमेंट सिस्टम? वही आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह उसमें आते हैं। राइट। ये अभी जो बजट बजट अनाउंस हुआ था ना 2022 का, तो उसमें एक स्कीम भी थी, जैसे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। जैसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था ना, उसी लाइन पे राइट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट था। मतलब जो भी ट्राइबल्स के वगैरह जो प्रोडक्ट होंगे स्पेसिफिक, तो वहाँ पे वो स्टेशन पे सेलिंग के लिए रखे जाएंगे। और स्पेसिफिक बताया नहीं गया मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन इसी लाइन पे है वो वन स्टेशन वन राइट, प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चल सकते हैं ना? हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट। नेक्स्ट है सिविल एविएशन सेक्टर, इस पे कोई क्वेश्चंस?
ये 100 डेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। इसके अंडर 4 न्यू एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जो कि अगरतला, जो त्रिपुरा की कैपिटल है, कुशीनगर, जेवर इन ग्रेटर नोएडा, सेकंड टर्मिनल बिल्डिंग एट देहरादून, तो यहाँ पे बनाए जाएंगे वो। और इसमें 6 हेलीपोर्ट्स भी है, मतलब हेलीपैड ही है शायद, है ना? हेलीपोर्ट्स मीन्स, आई थिंक सो, या। हाँ। और ये इसमें जो कुशीनगर है ना, उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, मतलब यहाँ पे वो महापरिनिर्वाण ही बोलते हैं शायद। ये बुद्धास हाँ, बुद्धास डाइड हियर, कुशीनगर में। बुद्ध करेक्ट करेक्ट, ये सर्किट वाले महापरिनिर्वाण बोलते हैं ना इसको। हाँ, हाँ, महापरिनिर्वाण ही बोलते राइट। हैं। राइट, ठीक है। जो कुछ अशोका ने स्तूपा बनाए थे, मतलब 9 स्तूपास थे, जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स रखे जाएंगे। तो उसमें एक कुशीनगर भी था। बाकी किसी को कोई बताना चाहेगा बाकी के क्या थे? बाकी की स्तूपा, 8 स्तूपास कौन से थे जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स रखे गए थे? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। कुशीनगर था, उसमें पवा, पीपलवीना, वैशाली, अलकप्पा, वेठापीड़ा, रामग्राम और कपिल वस्तु। इसमें से हमें 3 ही ज़्यादा पता है, मतलब होते हैं नॉर्मली, कुशीनगर, वैशाली और कपिल वस्तु। बाकी के भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुशीनगर एयरपोर्ट बना है ना, ये बहुत न्यूज़ में था। तो बुद्धा राइट, राइट, बुद्धिज़्म तो वैसे भी इम्पोर्टेंट ही है यूपीएससी के लिए। राइट। ये स्तूपास है क्या, ये जो सारे प्लेसेस आपने बताया अभी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे स्तूपास है। ठीक है। यहाँ पे बुद्धा ओके, के रिलिक्स रखे गए हैं, ये 9 स्तूपास में। राइट। 9 स्तूपास है टोटल। हाँ करेक्ट, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ये। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? तो इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है। हम्म, ठीक है। तो ये मेंटेन, रिपेयर एंड ओवरहॉल, ये क्या है? बेसिकली ये मेंटेनेंस का वर्क ही है, और इसमें लिखा गया है कि हमारा 90% वर्क ये आउटसाइड कंट्री होता है करेक्ट, उसका। राइट। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। So for that they are leasing land through open tenders, and they have abolished royalty to AAI, and land allotment for setting up MRO facilities. अभी ये 3 to 5 years land allotment uh, land allotment दिया जाता है, तो they have extended it to 30 years, right? हम्म। 8 एयरपोर्ट्स फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्या क्या है ये एक बार देख लेना। बेगमपेट, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू, कोलकाता एंड तिरुपति, राइट। तो 4 रेगुलेटर्स के नाम बता दूंगी, उनका काम क्या है बता देना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए, बीसीएएस एंड एईआरए। तो एक एक का बता देना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, व्हाट डज इट डू? वो मैनेजमेंट संभालती है जो भी सब एयरपोर्ट का। ठीक है। डीजीसीए?
तो इनका काम है सेफ्टी, राइट? पर देख लेना, रेगुलेट सेफ्टी एंड ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स, डीजीसीए। तो लाइक अगर लाइक इफ यू गाइस रिमेम्बर देयर वाज अ मूवी सूर्या का, उसमें लाइक ही गोज फॉर सेफ्टी, इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए इनको डीजीसीए जाना पड़ता था, ठीक है? देन देयर इज रेगुलेट्स, फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेट्स एयरपोर्ट एंड एयरलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये एयरलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड ये सेफ्टी के लिए ये एयरलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, एंड देयर इज एईआरए, दिस रेगुलेट्स द टैरिफ्स एंड फीस। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेट्स अथॉरिटी, मतलब नाम में ही है, सो रेगुलेट्स टैरिफ्स एंड फीस, ठीक ये है? जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। करेक्ट करेक्ट। और इसका इट आल्सो प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलियंस और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करती है। राइट। हाँ, तो व्हाट इसमें, हाँ, व्हाट इज व्हाट इज नेशनल से सॉरी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 क्या है? आप ही बता दो। उसी में वही मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, एफडीआई के नॉर्म्स थोड़े से रिलैक्स किए जाएंगे। उसके अंडर उड़ान की स्कीम भी थी। तो पहली उड़ान थी वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए थी, और फिर उड़ान 2 भी उसी के लिए थी। फिर उड़ान 3 आई जिसमें हमने सी प्लेन फैसिलिटी बनाई। फिर उड़ान 4.0 थी, उसमें हम कावरत्ती, मिनिकॉय, अगत्ती इसको कनेक्ट किया। और फिर उड़ान 4.1 आई थी, उसमें वो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज था उसमें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंडर आती थी। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स थे उसमें, उस पॉलिसी में। और तो उसमें सिंस, हाँ हाँ, गो ऑन। ये हाँ एफडीआई, मतलब व्हाट आर द एफडीआई नॉर्म सिविल एविएशन के अंडर? वैसे 74% ऑटोमेटिक रूट से हैं, और ऊपर जो है वो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के थ्रू उसको दिया जाएगा। ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, और करेक्ट ग्रीन फील्ड करेक्ट प्रोजेक्ट के लिए तो 100% है। करेक्ट करेक्ट। अभी इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है ना, वो तो अबॉलिश कर दिया 2017 ओके, में गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट इसमें गलत करेक्ट, दिया यू है वो। राइट यू राइट। ठीक है, व्हाट तो इज नेक्स्ट पे चले क्या? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? सो दे लुक इनटू द सेफ्टी, मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखते हैं क्या ये? हाँ रखते हैं, मतलब ये जस्ट नॉर्मल सा, मतलब जो ट्रेड एसोसिएशन है जितनी भी वर्ल्ड में एयरलाइंस इंडस्ट्रीज है उनके, उसमें वो अभी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करते हैं। राइट, ठीक है। शिखा मैम कुछ बोल रही है क्या? ये मैनेजमेंट होता है ना पूरा एयरलाइन का, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड उसका, मतलब मेरे को इतना ही पता है।
तो जितना भी एयरलाइन का होता है उसको सिक्योर एंड सेफ्टी के लिए मेजर्स लिए जाते हैं, तो वो पूरा अथॉरिटी संभालता है। आई थिंक इतना ही पढ़ा था मैंने। हाँ हाँ करेक्ट है, यही है, ट्रेड एसोसिएशन है सब एयरलाइन इंडस्ट्री की। ठीक। ओके ओके। Who released Travel and Tourism Competitiveness Index? यही रिलीज करता होगा शायद IATA। नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ओके। ये बायएनुअल है या बायएनियल है? नो आइडिया, आप ही बता दो। ये बायएनियल है, मींस वंस एवरी 2 years। राइट। इसी के जैसा एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी है, तो वो कोई बता सकता है इंडिया की रैंक क्या थी, मतलब इसी साल 2022 की? वैसे इंडिया नो। की रैंक 83 थी, 83 थी। आई डोंट नो कि टोटल कितनी कंट्रीज आती है उसमें। और इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 34th पे गए हम 2019 में। राइट। नेक्स्ट इज AERA। इस पे कोई क्वेश्चंस? इसमें मेजर एयरपोर्ट्स की डेफिनेशन क्या है, मतलब अभी गवर्नमेंट ने मेजर एयरपोर्ट्स की डेफिनेशन चेंज कर दी है, लेकिन अभी नोटिफाई नहीं की। चलो मैं बता देता हूँ कि पहले पहले एक्ट में क्या था कि 35 एटलीस्ट 35 लाख एनुअल पैसेंजर होनी चाहिए, तो उसको मेजर एयरपोर्ट्स बोलेंगे। लेकिन ये पहले एक्ट के हिसाब से था। अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ है ना, उसके अंडर कोई अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसके बारे में कुछ पता है क्या किसी को? नो आइडिया। Somebody saying something? ठीक है। इंडियाज एयर स्पेस मैप फॉर ड्रोन ऑपरेशंस, इस पे कोई क्वेश्चंस? वो रिलीज ड्रोन रूल्स अभी किस मिनिस्ट्री में? सिविल एविएशन नहीं। हाँ करेक्ट। तो इसके अंडर जो वेट रहेगा उसकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पता नहीं, आप बताओ। पहले 300 kg था, अभी 500 kg कर दिया है। और ग्रीन जोन में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ड्रोन्स के लिए, और रेड जोन है वहाँ तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ड्रोन ऑपरेशंस, ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ठीक है। येलो जोन है उसमें एयर स्पेस अबव 400 फीट। एक ग्रीन जोन है, उसके बाद परमिशन लगेगी। ठीक है। एक कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए वैसे भी परमिशन लगने वाली है इसमें ना? आई थिंक सो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि जो इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स है ना, अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स टू बी रेगुलेटेड बाय DGCA, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक्चुअली फॉल्स है, ये DGFTA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। इसके अच्छा अंडर अच्छा। इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स रेगुलेट किए जाएंगे। राइट। अभी एयर इंडिया मतलब सेल कर दिया ना गवर्नमेंट ने टाटा यस एयरलाइंस को। यस। राइट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, तो उसका ईयर बता देना कि कब हुआ था वो।
फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन द स्टेट ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुई थी? फर्स्ट ये डेमोक्रेटिकली मुझे आंसर इलेक्टेड। पता है, बट हाँ लाइक तब नहीं पता था, अब पता है। हाँ बोल दीजिए। 1969 ना, 1957 था उसका आंसर। केरला में। हाँ करेक्ट। ओके सॉरी। हाँ उसके बाद है इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब हुआ था? 1955 करेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट है एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर। कब नेशनलाइजेशन ये हुआ था उसका? 1949 है शायद। नहीं 1953 है इसका 1949। आंसर। 1953 है। ओके और ओके। गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये 60s में था, 60 हाँ करेक्ट 1961 है or इसका। something। राइट। तो पहले क्या हुआ था? रीनेमिंग ऑफ एसबीआई ना? नहीं पहले एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ ना, फिर रीनेमिंग ऑफ इंपीरियल अच्छा बैंक ऑफ फिर इंडिया हुआ। 1955 में। Right, फिर उसके बाद वो ठीक है। इलेक्टेड पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद गोवा राइट इंडिपेंडेंट हुआ था अंडर ऑपरेशन राइट विजय। राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रोड्स। इसमें एक ऐसे ही है कि नेशनल फ्लैग कब हमने एक्सेप्ट किया था और अडॉप्ट किया था, कौन से ईयर में? एनी गेस? नो आइडिया, आप ही बता दो। ये नेशनल गेस करूंगी 1947 में। डेफिनेटली बिफोर इंडिपेंडेंस। I think 22nd of July 1947 था, I think so. हाँ 1947 ही है, लेकिन वो जुलाई वो डेट वगैरह मुझे याद नहीं अभी। और नेशनल सॉन्ग Okay, एंड I नेशनल think एंथम 1950 22nd में हुआ July था। check कर लेना। Okay, check ठीक कर है। लेना because मेरे को blur याद है उसको। हाँ गाइस, यहाँ से एक्चुअली क्या है ना, इवन आई डिड नॉट प्रिपेयर टुडे, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज हम जल्दी जल्दी 10 पेजेस खत्म कर ले क्या? शुड वी रीड इट आउट? इज इट ओके विद एवरीबडी और शुड वी कंटिन्यू इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट? रेडी करते फिर। ठीक है, हाँ just चलेगा। we'll just finish it off, ठीक है, so that from tomorrow we can start something new। ठीक है, तो ये रोड सेफ्टी है। Ministry of Road and Transport Highways has notified constitution of National Road Safety Board। So about National Road Safety Board, it shall consist of chairman and not less than 3 but not exceeding 7 members। तो chairman होना चाहिए 3 से कम नहीं, not exceeding 7 members to be appointed by the central government। The function of the board is inter alia. Board inter alia are formulate specific standards for road safety, traffic management and road construction for hilly regions, ये hilly regions के लिए, and guidelines for capacity building for traffic police, highway authorities, etc। ये functions है, and formulate guidelines for establishing and operating trauma facilities and paramedical facilities for consideration by central government, then provide technical advice and assistance, promote good Samaritans and good practices and conduct research for road safety, फिर promote consistency between international and domestic technical standards। So basically सारे functions यही हैं। Specific standards होना चाहिए, capacity building and road safety, ये सब hilly region के लिए हैं, and there is establishment and operation for trauma facilities and paramedical facilities, and good Samaritans technical advice होना चाहिए, and conduct research for road safety, promote consistency between, तो international standards से हमको comply करना चाहिए। Then causes for road accidents, ये human error
and road environment and vehicular condition. ये 3 causes हैं. Human and error के अंदर cases of accidents caused by traffic rule violations. ये पता है ना, we need not go too much into this, है ना. नेक्स्ट पे चलते हैं. हाँ मैम, जो इम्पोर्टेंट है वही रीड करिए, मतलब वैसे नॉर्मली उतना वेटेज भी नहीं है इसका. राइट, ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ग्लोबली एंड इन इंडिया एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. ये रोड सेफ्टी का वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिलीज करता है. रोड एक्सीडेंट्स ग्लोबली इंजर ओवर 3000 पर्सन्स एवरी डे. तो रोड ट्रैफिक इंजरीज आर द 8th leading cause of death globally, with road crash risk in low income countries being 3 times higher in comparison to high income countries. India tops the world in road crash deaths. ये important है. तो ये WHO report with more than 400 fatalities per day. So, Ministry of Road Transport, road accidents in India kill almost 1.5 lakh people annually. India has 1% of world's vehicles, but accounts for 11% of road accidents. Right. In the last decade, road crashes have killed 1.3 million and injured over 5 million in India. Of total number of accidents 2019, minor injuries accounted for largest share of about 35%. Followed by fatal accidents, that is 31%, then grievous injuries accounting for 28%. Road crashes and serious injuries cost estimate at 7.5% of India's GDP. ये World Bank report है, again 2019. So measures taken by Ministry of Road Transport to improve road safety and ameliorate the impact of road accidents. So National Road Safety Strategy to address road safety issue through National Collaboration Framework on Road Safety Improvement and allow for move towards Vision Zero. ये Vision Zero मतलब शायद zero ये करने के लिए covers themes on education, publicity and awareness campaigns, engineering both of roads and vehicles, enforcement and emergency care. So this is National Road Safety Strategy, and there is research oriented क्या है, integrated road accident database. ये robust system to enable the state and center to comprehend the information related to road accidents, analyze the root cause, to develop and implement data-led road safety interventions. Guys, is it going too fast by any chance? No ma'am, no, it's okay. ठीक है. So this is fine, right? The space is fine, right? ठीक है. Research in road safety, it encourages increased activity in programs of road safety research by identifying priority areas. So ये priority area, increased activity in programs of road safety research, establishing centers of excellence in research and academic institutions. This is research in road safety. फिर behavioral change के लिए improved road use behavior. इसमें guidelines for scheme for setting up driving training centers and establishment of Institute of Driving Training Center and Research and Regional Driving Training Center. Then publicity and awareness campaigns. इसमें spreading awareness through TV, films and all these things. Road safety awareness workshops conducted in states and involve NGOs and stakeholders. Changing transit system. So engineering both of roads and vehicle measures. Identification and re-identification of accident black spots and road safety audits. करना है. Then traffic calming measures and installation of crash barriers. For vehicles, mandated automatic headlamp on. ये two-wheelers में there is automatic headlamp. Then crash tests for all the light motor vehicles have been notified by the Ministry for implementation. Notified bus body code and truck body code. Then speed alert systems, फिर compulsory anti-lock braking system ABS. ये अब सारे new vehicles में हमको ये ABS मिलेगा, anti-lock braking system, right? Then promoting intelligent transport systems. इसमें e-challan, M-Parivahan to access various transport related services. Transport mission mode project. ये है वाहन for vehicle registration and Sardi for driving license. Right, Vahan for vehicle registration and Sardi for driving license. Then electronic monitoring and enforcement of road safety. So this is promoting intelligent transport system. E-Challan and M-Parivahan for accessing transport related services. ठीक है. Then enforcement measures. इसमें Motor Vehicle Amendment Act 2019 सारे
punishments increase किए गए. It has provisions related to vehicle scrapping policy. तो vehicle scrapping policy भी है Motor Vehicle Amendment Act में. And vehicle recall system, National Register for Vehicle Registration, then driving license, and electronic surveillance and monitoring. तो मतलब is the scrapping policy and amendment act तो है, and recall system, and there is registration, driving license, and electronic surveillance and monitoring. फिर emergency, post crash response and trauma care. इसमें गुड समैरिटन effective trauma care and good Samaritan guidelines होना चाहिए. And motor vehicle accident fund, cashless treatment during golden hour, and compensation payable to the road accident victims. Way forward, as a signatory of Stockholm Declaration, India has committed to bring down fatalities from road accident by 50% by 2030 to achieve this goal and make every road safer for everyone at all times. नेक्स्ट पे चलते हैं, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NBFID. So government has appointed KV Kamath as chairperson for NBFID, and NBFID was established as the principal development financial institution for infrastructure financing. DFIs, that is development financial institutions, provide long-term finance for segments where risk involved are beyond acceptable limits of commercial banks. ठीक है. Guys, just a second. ठीक है. So DFIs provide long-term finance for segments where the risk involved are beyond acceptable limits of commercial banks and other ordinary financial institutions. NBFID was set up as a corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore rupees, and it has both financial as well as development objectives. And no investigation can be initiated against employees of NBFID without the prior sanction of central government for chairperson or other directors and managing director. Okay. So this is National Bank for Financing Infrastructure and Development. तो ये KV Kamath chairperson है, and the principal established as a principal development financial institution. DFIs क्यों है? It provides long-term finance जिसमें risk involved is beyond acceptable limits. So ज़्यादा risk जिस projects में है, NBFID will invest in those. So ये corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore rupees है. It has both financial as well as developmental objectives. And no investigation can be initiated against employees of NBFID without prior sanction of central government. तो इसके employees के against investigation करना है तो central government का permission चाहिए, and managing director का भी permission चाहिए. ठीक है. And there is Sarod Ports. This is Society for Affordable Redressal of disputes. So it will help settlement of disputes through arbitration in maritime sector. ये maritime sector disputes के लिए है, including ports and shipping sector in major port trust, non-major ports. तो ये मतलब ऐसे पूछ सकते हैं सरोद क्या है करके, because तो ये ports के बारे में है. Disputes through arbitration in maritime sector. Then it is established under Societies Regulation Act 1860, and objectives क्या है? Affordable and timely resolution of disputes, enrichment of dispute resolution mechanism, and it will with panel of technical expertise of the team. It will also cover disputes between granting authority, license, concessionaire, contractor, disputes between licensee and concessionaire and contractors. Right. Then there is Inland Vessels Act 2021. It will replace Inland Vessels Act 1917 to provide a uniform regulatory framework. In India, only 0.5% modal share of transportation is done through inland waterways, compared to 42% in Netherlands, 8.7% in China. Major provisions क्या है? Government will prescribe classifications, standard design, construction and crew accommodation, and type and periodicity of service for mechanically propelled inland vessels. So government will prescribe the classifications, and बाकी सब like शायद the ministry will prescribe,
mandatory certificate of survey registration and insurance policy for vessels before operation, ensure safety carriage of goods and passengers through navigation safety standards, pollution standards for discharge, and fix manning requirement with inquiry into all accidents. Central government will maintain electronic database on inland vessels. Right? So electronic database is maintained by center. Development में fund होगा for emergency preparedness, containment of pollution and boosting inland navigation. ठीक है guys. See there's 8 more pages left. तो आप बता दो continue करना है 11 तक या फिर कल करना है, your call. So there's 116 pages. अभी हम 108 पे हैं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइन टू लाइन जाने से अच्छा है, जल्दी हो जाएगा. ठीक है ओके फेयर इनफ. तो आज ही कंप्लीट करना है क्या? हाँ आज ही कंप्लीट कर देंगे. वो तो वैसे कल ही करना था लेकिन यस ठीक है कूल. तो एनर्जी सेक्टर है ये, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. हाँ देख लेना ये ड्राफ्ट इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी तो अमेंडमेंट. ये ड्राफ्ट है तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना शायद. ये ड्राफ्ट है तो इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं बाद में. तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 3 स्टेजेस होते हैं. मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन करते हैं जनरेशन पॉइंट से, मतलब जो एंड कंज्यूमर है उन तक. सॉरी, फिर ट्रांसमिशन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो वो ट्रांसमिशन आता है स्टेज. फिर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है. ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं उसमें. और इसमें इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, नीचे जो दिया है ना, कौन थर्मल सबसे हाईएस्ट है पावर जनरेशन में, उसकी कैपेसिटी. फिर उसके बाद रिन्यूएबल है, फिर हाइड्रो है, फिर न्यूक्लियर है इंडिया में. और स्पेसिफिकली रिन्यूएबल में भी हमारी जो है ना सोलर की सबसे ज़्यादा है. मतलब लास्ट ईयर ही वो ज़्यादा हो गई. तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है. ये जो रैंकिंग है रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी 12.4% है. उसके बाद विंड एनर्जी आती है 10.2%. फिर बायोमास एनर्जी है. उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी है, स्मॉल हाइड्रो पावर. मुझे स्वप्निल की आवाज नहीं आ रही क्या? ये जो पावर जनरेशन का बोला वो उस टाइम आ रही थी क्या आवाज? हेलो, थोड़ा सा बीच में ना ऐसे ब्लर आउट हो रहा है, मतलब आई थिंक फ्लक्चुएट. am I audible now? Hello, am I audible? हाँ. तो इसी में वही था कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो है ना वो सोलर एनर्जी है, उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हो गई है इंडिया में 12.4%. उसके बाद विंड एनर्जी है 10.2%. फिर बायोमास, फिर वेस्ट टू एनर्जी. किसी को कोई ऐड करना है क्या इसमें? Is nobody talking or am I not able to hear anything? Am I audible? अब audible.
हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना, उसमें वो रैंकिंग इम्पोर्टेंट है। तो पहले आता है थर्मल, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हाइड्रो और फिर न्यूक्लियर आता है इंडिया में। और जो स्पेसिफिकली रिन्यूएबल है ना, उसमें सोलर एनर्जी 12.4% है, फिर उसके बाद विंड एनर्जी है, फिर बायोमास है, फिर वेस्ट टू एनर्जी है, और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आते हैं। तो सॉरी, स्मॉल हाइड्रो पावर। तो ये रैंकिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसमें सोलर पहले नंबर पे है ना। राइट। और किसी को ऐड करना है क्या कुछ इसमें? तो मतलब ये देख लेना कि थर्मल एंड देन सोलर कम्स एंड उसके बाद हाइडल, सॉरी हाइडल नहीं, हाइड्रो। मतलब इट इज 26.5%, मे बी 12.5% बिलोंग्स टू सोलर। तो सेकेंड पोजीशन पे सोलर ही आएगा ना। आई थिंक वो 12.4% ऑफ 26% होगा। ओके वो ओके गुड। 26% का डिवीजन है। अच्छा ठीक है। ठीक है गाइस। हाँ, ओवरव्यू ऑफ कल पावर सेक्टर, इसमें इंडिया हैज, हाँ यस। नहीं, गो ऑन गो यू वर सेइंग समथिंग स्वप्निल? ऑन। नहीं मैम, कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, तो इंडिया हैज बिकम अ पावर सरप्लस कंट्री विथ नो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कोल। तो ये दिस वाज सेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इट हैज इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी अराउंड 392 gigawatts, and currently India produces a majority of its energy from thermal sources. Obviously, then there has been a push towards increasing the renewable energy generation capacity. फिर हाँ, तो RE sources include wind, solar, biopower, small hydropower. Could be either connected to grid and can be off grid also. The off grid system helps in meeting the energy requirements of remote areas. Then examples of off grid systems include biomass based heat and power projects, industrial waste to energy projects, and solar rooftop systems. ये off grid है, solar rooftop, biomass based heat and power projects, and industrial waste to energy products. Then ठीक है, इसमें इतना ही है ना, there's nothing else to see. नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देन जनरल नेटवर्क एक्सेस क्या है ये? तो देख लेना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने एक ड्राफ्ट कनेक्टिविटी इश्यूड, ड्राफ्ट कनेक्टिविटी एंड जनरल नेटवर्क एक्सेस टू द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम रेगुलेशंस 2021। ठीक है, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स रेगुलेशन, इसमें जनरल नेटवर्क एक्सेस। तो व्हाट इज जनरल नेटवर्क एक्सेस? GNA मींस ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस to the interstate transmission system, right? Keeping with the concept of one grid one nation, इसके लिए it does away with unnecessary contracts between power producer and bulk consumers for delivery of power. The power producers will have right to access to any consumer as far as the quantum contract is met. And Central Electricity Authority initiated the idea of GNA. So this is an open and non-discriminatory access. So keeping in with concept of one nation, one grid, it does away with unnecessary contracts between producers and bulk consumers. And producer will have right to access to any consumer as far as the quantum contract is met. Then Central Electricity Authority initiated the idea of GNA, and proper planning of transmission
system and assured recovery of transmission charges from the applicant. About the regulations. So regulations provide for a regulatory framework to facilitate non-discriminatory open access to licenses or generating companies or consumers for use of interstate transmission system through general network access and consolidate the related regulations. So किसी को समझ में आया क्या ये? ये वन ग्रिड वन नेशन है ना अभी, मतलब एक ही ग्रिड, सब इंटरकनेक्टेड है सब पूरे नेशन में, तो आई गेस सेपरेट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ओके उस पर एक जैसे कि पोर्टल जैसा ही होगा शायद, इस पे सब शो होगा कि कहाँ पे कितनी जनरेशन है और व्हाटएवर। तो फिर ऐसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है हर समय पे। ठीक है. So these regulations will be notified by Central Commission. Entities eligible for connecting to ISTS, Interstate Transmission System. Types of generating stations eligible है captive generating plants, standalone energy storage systems, renewable power park developers. So all these people are eligible to GNA, that is General Network Access. Then dedicated transmission lines by entities if connectivity is granted to a generating station, generating project or a standalone ESS. So dedicated transmission lines by entities if connectivity is granted to these, मतलब generating station हो या project, कोई generating project और standalone ESS, तो इनका अपना अपना transmission lines भी होगा. Then in the case of a renewable power park developer, the dedicated transmission lines will be developed, owned and operated by the developer. अगर renewable power park developer है तो ये सब transmission lines will be developed, owned and operated by developer. Then grant of GNA to entities under the STU. Entities granted connectivity to ISTS will be deemed to have been granted GNA equal to the quantum of connectivity from the start date of the connectivity. With temporary GNA, certain entities like distribution licensee or bulk consumer directly connected to ISTS, captive generating plant, etc. are eligible to apply for a temporary GNA, right? So eligibility entities क्या क्या है GNA के लिए? State transmission utility on behalf of distribution licensees connected to intrastate transmission system and other intrastate entities. Buying entity connected to intrastate transmission system. Distribution मतलब सारे लोग consumers भी connected है and distributors भी connected है, generators भी connected है. Sorry, the producers be connected hai. So everybody has access to GNA, है ना? Transmission licensee, trading licensee, and entities connected to interstate transmission. So benefits of GNA, it helps power generators to focus only on producing power and remove consumers' worry about where the supply will come from and what energy source it will come from. Then support renewable energy program by overcoming transmission constraints. Encourage investments in transition segment through hassle-free access to ISTC network, TS network, and ensure reliable transmission access to power utilities. Empower state power distribution and transmission companies to determine their transmission requirements and build them, optimize states' power purchase costs, and enable development of deeper power markets. Challenges क्या हैं? Difficulty to forecast demand because of uncertainty in the assessment of demand. Then emergence, वैसे इसमें उतना important नहीं है. Then variability in consumer choices and variability of supply due to growth of renewable. Related news क्या है ये देख लेते हैं. Cabinet has approved 12,000 crore for second phase of green energy corridor for intrastate transmission system. So yeah, GEC project aims at synchronizing electricity produced from renewable sources such as solar and wind with a conventional power station in the grid. Then purpose is to evacuate large-scale renewable power by installing transmission lines and substations. Then GEC phase 2 will help in supply 20 gigawatts of renewable energy.
to national grid from गुजरात, हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो इन स्टेट से नेशनल ग्रिड तक 20 गीगावाट ऑफ सप्लाई, ये जीईसी फेज 2 के अंदर आएगा, रेन्यूएबल एनर्जी। फेज 1 अंडर द इम्प्लीमेंटेशन इन 8 स्टेट्स। क्या क्या है, मतलब ये सोलर एनर्जी स्टेट्स लग रहा है, नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु। They'll help supply around 24 gigawatts by 2022. Significance क्या है, with India already achieving 2030 milestone, COP21 Paris commitment से, for 40% installed capacity of renewable energy, 157 gigawatts out of 392. DEC will help India to achieve 450 gigawatt installed renewable energy capacity by 2030. Long-term energy security through promotion of ecologically sustainable growth, reducing carbon footprint, generate, ये सब तो ठीक है. Ensure huge injection of electricity into the national grid. Guys, do you guys want to stop here or do you want to continue? स्टॉप ही करते हैं आई गेस। हाँ, अब हो गया, ठीक है। जैसे कल अलग ही टॉपिक ले लेंगे, मतलब जो भी आप डिसाइड करें। ये अपने आप से पढ़, सॉरी गाइस, लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।